सोच लीजिए बोलने से पहले कि ये चूँकि आप कह रहे हैं कि हर किशोरगंज वाले मामले में बीजेपी कहाँ थे और उस मामले को इस मामले से जोड़ रहे हैं। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ आपको कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मेरा नाम है सन्नी सारद। 3 जनवरी को रांची से ही सटे और मांझी के जंगल में एक युवती का शव बरामद होता है। उसके बाद आज 6 जनवरी है और आज तक उस शव का जो सिर नहीं मिला था, उस वक्त सिर्फ धड़ था, वो अब तक पुलिस नहीं खोज पाई है। लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ? इस बीच बीजेपी ने सरकार में शामिल जितने दल हैं, खास करके जेएमएम पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही और इसी बीच रांची के किशोरगंज चौक पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला भी हो गया। लेकिन आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए। हुआ सिर्फ यही कि बीजेपी और जेएमएम के बीच राजनीति गर्म रही। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सुप्रियो जी, क्या हमारे जैसे लोग जो बाहर घर है हमारा और यहाँ नौकरी करते हैं, इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं इस राज्य में कि हम यहाँ पर काम कर सकें, या फिर इसी तरह गर्दन काट कर कोई फेंक दे और 3 दिन बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर किसने मारा? नहीं, देखिए, ये तो जघन्यतम एक अपराध है और इस अपराध की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जहाँ तक सवाल है कि इस प्रकार की जो मनोवृत्ति पनप रही है पूरे समाज में, अब ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये सामाजिक चुनौती भी कि महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में जिस प्रकार की दरिंदगी हो रही है, तो ये जो पैशाचिक जो हम कह सकते हैं, जो पाशविक जो चरित्र है, ये कहाँ से पनप रहा है, ये मनोविज्ञान का विषय है कि ये प्रवृत्तियाँ आ कहाँ से रही। और जो प्रारंभिक जानकारी आप ही के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि जो धर है वहाँ पर फेंका गया, लेकिन सर नहीं, वहाँ कोई बहुत बड़ा ब्लडशेड भी नहीं। पुलिस की एक आशंका है कि शायद कहीं दूसरी जगह उसको मार के फिर यहाँ पर लाया गया, लेकिन ये चुनौती तो पुलिसिंग के पास है और जो भी प्रोफेशनल पुलिस है इस मामले पे कार्रवाई करती है और ढूंढ के भी निकालती है। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। अभी शायद कोई एक क्लेमेंट के रूप में कोई सामने आया जो संवाद माध्यम से मालूम चला। अब उनका ऑथेंटिफिकेशन के लिए उसका वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद परिस्थितियाँ क्या रही, ये तो इन्वेस्टिगेशन का जो साइंटिफिक मेथड है वही कर पाएंगे। लेकिन ये सही में दिल दहला देने वाली घटना होती है, इस तरह की घटनाएं। हमको लगता है कि इसमें राजनीतिक वाद विवाद से हम लोगों को सबको बचना चाहिए, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति के पीछे, एक एक नौजवान के पीछे आप एक एक पुलिसकर्मी नहीं रख सकते, ये भी सच्चाई है। तो ये जो सामाजिक बुराई यदि सर चढ़ के बोलेगा, क्योंकि ये आखिर बच्चियां भी हमारी समाज की, हम लोग आए दिन देख सकते हैं कि आप देखिएगा ये जो यंगस्टर्स जो हैं, एक तो मुंह में कपड़ा बांधकर और वो उसका घूमना फिरना, कुछ गार्डियनशिप का अभाव होना, उस श्रृंखल एक लाइफस्टाइल की तरफ जाना, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हमको लगता है कि पुलिसिंग के साथ साथ सिविक पुलिसिंग भी हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा, ताकि हर आदमी सुरक्षित रह पाए। और राज्य का ये दायित्व है कि उसके जो भी नागरिक हों, जो भी शहरी हों चाहे गांव के लोग हों, वो सुरक्षित रहे, चैन से नींद सो पाए। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है सरकार भी कर रही है, पुलिस भी मुस्तैद है। लेकिन ऐसी अचानक कोई घटना घट जाए तो आप देखिएगा घटना को बहुत सीरियसली टेकअप भी किया गया, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही। तो भाई इसलिए बीजेपी बोल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री के काफिले पर जो हमले की बात हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2 जो थाना प्रभारी हैं
उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई पुलिस सुराग नहीं खोज पाई। इस मामले में पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखिए अब तो ये भी तय नहीं है ना कि किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये घटना घटी। तो मांझी के अंदर है ये तो। उसमें बरादमगी है, लेकिन ऑकरेंस, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है फिलहाल तो उसे ही माना जाए। उसे ही तो मानने में तकलीफ हो रहा है ना फोरेंसिक टीम को, क्योंकि वहाँ पर कोई ब्लड शेड है ही नहीं। तो वहाँ यदि ब्लड शेड नहीं है तो कहाँ पर वो सर है और धर कहाँ पर है। हमको लगता है कि बहुत ही शातिर कुछ लोग होंगे जो इस तरह की घटना को, और ये सच्चाई है कि कितना भी वो छुप के रह जाए, पुलिस के पास तमाम जो उनके जो अपने इन्वेस्टिगेशन के जो साइंटिफिक तरीके हैं उसका वो इस्तेमाल ज़रूर कर रही होगी। उस इलाके में उस समय या उसके आसपास कौन कौन सा मोबाइल सक्रिय था, ये सभी चीज़ों पर भी हमको लगता है कि कार्रवाई हो रही है। और मैं तो सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण जितना क्षोभ समाज में सबको है उतना मुझे भी, और इसको त्वरित, इस पर जितना जल्दी अनुसंधान पूरा हो और जो भी व्यक्ति हो वो चिन्हित हो और उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाए, और एक हम कह सकते हैं कि जो हम प्रेसिडेंस बने वो दंड, कि उससे लोग इस तरह के अपराध से दूर हटें। क्योंकि अभी तक बहुत सारे हमने निर्भया केस के बाद भी देखा है, हम लोग जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कड़े भाषा में या कड़े स्टेप यदि ना उठाया जाए, हमको तो लगता है कभी कभी जब समाज का एक प्राणी होने के कारण कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, जो हैदराबाद की जो घटना थी उसको आप ह्यूमैनिटी के साथ में और लीगली तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन अपराधियों पर डर हावी हो। लेकिन बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी जिस तरह से लगातार कहती रही कि आपके सरकार, यानी कि पूरे 2020 को देखा जाए तो जनवरी से लेकर नवंबर तक में 1657 रेप हुए हैं झारखंड में। तो ये दर्द सिर्फ इस एक लड़की का नहीं है बल्कि उस 1657 परिवार का है। तो क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक साल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से इस राज्य में चरमरा गई है, इस बात को अब आप लोग भी स्वीकार करने लगे? नहीं, देखिए ये आंकड़े से चीज़ें नहीं होती हैं। आंकड़े तो हमारे पास भी है कि 2017 में 20,948 केस हुए थे, 2018 में 20,962 और 2019 में 18,334। कहाँ के? ये एनसीआरबी के आंकड़े, झारखंड के। तो अब आप बताइए, अभी यदि वो कुछ 1500-1600 क्या क्या बोल रहे हैं, वो आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं ऑफिशियली। वो आंकड़े अभी आने दीजिए, अपडेट होगा 31 दिसंबर तक का, उसके बाद आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं उसको आंकड़े से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कंडेम करता हूँ। एक भी घटना होती है वो कंडेमेबल है। हम कोई भाजपा की तरह का हम आंकड़ों के खेल में नहीं जा सकते। हम कहते कि हर घटना की तफ्तीश भी होनी चाहिए और कठोर से कठोर दंड भी होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसी बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला जब आ रहा था और जो कुछ भी हुआ किशोरगंज, इस पूरे मामले को पार्टी किस तरह से देखी? देखिए, ये तो सुनियोजित हमला था। आपका बैनर छपा हुआ है, आपका प्लेकार्ड तैयार है, आप वहाँ सीधा सीधी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक 2 घंटे पहले आप फिरालाल चौक में प्रोटेस्ट करते हैं, आपको तो किसी ने बाधा नहीं दिया। आज भी आप धरने पे बैठे हैं, आपको किसी ने बाधा नहीं दिया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज करते हुए, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री को आप हमला करते हैं। केवल मुख्यमंत्री पर हमला नहीं है, वो एक पूरा सिविक सोसाइटी का सबसे व्यस्ततम रोड है और पीक आवर है। उस दिन यदि कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती तो उसके जिम्मेवार कौन होते हैं? आप देखिए, जो आंदोलनकारी होता है वो हाथ में झंडा बैनर लिए रहता है। ये कौन लोग थे जिनको आज पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पकड़ रही है? वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स हैं। उनके मुंह से नारे क्या निकल रहे थे?
तो इस तरह से निकल रहे हैं। आप सुने होंगे नारे, सांप्रदायिक विभाजन के नारे थे, समाज को बांटने वाली नारा था। तो इसकी इजाज़त तो नहीं दी सकती ना। आप प्रोटेस्ट करते, आपने प्रोटेस्ट किया था, आपके सांसद ने किया था। बीजेपी जिस तरह से कर रही है, यदि प्रैक्टिकली उस बात को देखा जाए, आपने भी कहा कि हरमू बाईपास रोड जो है सबसे व्यस्ततम रोड है, यदि 1 मिनट के लिए भी कोई एक गाड़ी रुक जाती है तो जाम पूरा लग जाता है। जो वीडियो सामने आए हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं, पब्लिक फॉर्म पे आया है, उसमें दिख रहा है कि जो मुख्यमंत्री के आगे का जो एक गाड़ी चलता है काफिला का, वो आ रहा है, उसके सामने कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का काफिला आता है जो निकल जाता है। अगर सचमुच में मुख्यमंत्री पर हमले करने की साजिश रहती या फिर कोई साजिश करना चाहता, तो क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता? गाड़ी में बैठे हैं, मुख्यमंत्री का जिस तरह से कल बयान आया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, घर आए तो फिर पता चला कि रास्ते बदल कर मुझे आना पड़ा। नहीं, देखिए, वो जो आपका जो पहला जो आरोपी होता है, रोड ओपनिंग पार्टी जो है, इन्होंने उस पर ही हमला कर दिया था। उससे काफ़ी फासला होता है मुख्यमंत्री के, तब तक में वहाँ पर पुलिस सक्रिय हो गई थी और रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था, इसलिए उनको उस चीज़ की भान नहीं हुआ। लेकिन जो घटना वहाँ पर जैसे पुलिस पे हमला हो गया, एक अधिकारी ट्रैफिक का जो इंस्पेक्टर है वो घायल होकर आज भी हॉस्पिटल में है। वहाँ पर कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कईयों के साथ मारपीट की गई, राहगीरों के साथ में। तो ये इसका इजाज़त कौन देता है कि आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लें? आपको प्रोटेस्ट करना है, आप फिरालाल चौक में जाके प्रोटेस्ट करें, आप राजभवन के सामने आज धरना पे बैठे हैं, आप ये सही तरीका है, आप प्रोटेस्ट करें। वो अधिकार तो आपसे किसी ने छीना नहीं। घटना तो जो हुई उस दिन, अब उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आज बीजेपी के कई बड़े नेता, यहाँ तक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो लोग चूंकि उधर से गुजर रहे थे तो सीसीटीवी फुटेज में उनका नंबर, गाड़ी का नंबर या फिर चेहरा देखकर पुलिस पकड़ रही है। कल आपको भी पता चला होगा कि सुखदेव नगर थाने में कई छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनके शिक्षक को पकड़ लिया गया जब वो पढ़ाकर लौट रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस कुछ निर्दोष लोगों को भी इस मामले में पकड़ रही है? नहीं, देखिए, कोई भी निर्दोष इसमें पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन गले में गमछा और पीठ में पिट्ठू, ये सभी लोग चिन्हित हैं और उन्हीं को पकड़ा जाएगा जो कैमरे में उपद्रव करते हुए नजर आए। तो अभी तक आपको ऑफिशियली जानकारी है कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? मैं सरकार का अंग नहीं हूँ। फिर भी आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उस हिसाब से तो आपको उस हिसाब से हम जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी तो तफ्तीश चल ही रही है। हम निश्चित तौर पर डीजीपी से और राज्य के वरीय जो यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक है उनसे जरूर मिलकर पता करेंगे, क्योंकि उनके जान माल की सुरक्षा हम लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच जिस तरह से डीजीपी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि आयरन हैंड से कुचल दिया जाएगा, तो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के जुबान से अगर इस तरह कहा जाए तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में सिस्टम उनके हाथ में अब नहीं रहा, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा? नहीं, देखिए, ये पुलिसिंग का भाषा है। अब देश के जो भी रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, जब कोई बड़ी हमला हो जाता है तो उनका क्या भाषा होता है कि मैं कड़े कदम उठाऊंगा। ये छम है, और ये छम में है। कड़े कदम और हाथ पर छोड़ देना, दोनों में अंतर है। कड़े कड़े कदम में होता क्या है? प्रधानमंत्री तो बोलते घर में घुसकर मारेंगे, तो वो छम में है क्या? चुन चुन के मारेंगे। तो देखिए, ये फोर्स जो आर्म्ड फोर्स है, उनका कैप्टन का ये आक्रोश है कि उसके सबऑर्डिनेट आज ये है, और पूरे दुनिया के आर्म्ड फोर्स का ये नेचुरल फिनोमेना कि उसके ऊपर में जो आघात होता है वो बहुत संयमित रहते हैं, लेकिन जब आघात होता है तो वो रिटेलिएट करता ही करता है। आर्म्स हमारे और आपके सुरक्षा के लिए भी है, तो आर्म्स उनके भी सुरक्षा के लिए। आप उनको चैलेंज करेंगे, वो आपके फूल को हार का माला पहनाएंगे क्या? और आयरन हैंड क्या होता है? वो है सख्त हाथ। तो उन्होंने तो यही बात कहा, ये लोहा का हाथ से थोड़ी होता है कोई चीज, मतलब आयरन हैंड बोला जाता है। अब हमारे मुहावरा है, हमारे आइकॉनिक है सरदार पटेल, हम उनको क्या कहते हैं? लौह पुरुष।
तो इस बात को तो हमको समझना पड़ेगा ना। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अबूझ लोग हैं बोले लोहा से तोड़ देंगे, अरे ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी और जेएमएम की राजनीति तो चमक ही रही है, हम लोग खबर दिखा रहे हैं, व्यू भी मिल रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या जो युवती का अभी तक धड़ सिर्फ रिम्स में पड़ा हुआ है, ये पता चल पाएगा कि वो किसका है, उसके क्या मुजरिम पकड़े जाएंगे, ये सुनिश्चित सुप्रियो भट्टाचार्य अपनी तरफ से कर सकते हैं? देखिए, यदि धड़ का मालूम चल जाए तो बहुत मुमकिन है कि पुलिस बहुत जल्दी मुजरिम तक पहुंच जाएगी। सिर मिल जाए, धड़ का भी जो अभी जो क्लेमेंट आया है उनका यदि डीएनए मिल जाए तो हमको लगता है कुछ ना कुछ आसानी होगा मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और जब मुजरिम तक पहुंचेगा तो धड़ मिलने के बाद में वो सर भी मिलेगा। मुजरिम तक आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि 3-4 महीने पहले लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन उस मामले में कुछ भी नहीं हो पाया। पुलिस तंत्र तो फैल है, इसीलिए ना बार बार ये सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए, जो मुझे जानकारी है, क्योंकि नेता हमारे हैं, वो जो ईमेल जो आता है वो ईमेल है प्रोटोन मेल। ये एक स्विट्जरलैंड का प्लेटफॉर्म है और जो स्विस नियम के अनुसार उसका आईपी भी लॉगिन नहीं रहता। ये बहुत शातिर लोग हैं जो प्रोटोन मेल का यूज़ करते हैं और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे सीक्रेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। क्या उस साजिश और इस साजिश में कोई समानता है? हमको तो लगता है क्योंकि बार बार इस तरह का मेल आना और उसके बाद घटनाएं घट जाना, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर भारत सरकार को भी संज्ञान। आप सोच लीजिए बोलने से पहले कि ये, चूंकि आप कह रहे हैं कि हर किशोरगंज वाले मामले में बीजेपी का हाथ है और उस मामले को इस मामले से जोड़ रहे हैं। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ आपको कह रहा हूँ, बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अराजक तत्व जो इस मेल को कर रहे हैं वो काफी गंभीर और शातिर है। इसमें भारत सरकार के गृह विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए और क्योंकि ये फॉरेन प्लेटफॉर्म है तो उसको भारत सरकार ही हैंडल कर पाएगी, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ओरोमांझी में जो घटना घटी है उस मामले में पुलिस जो है अपनी पड़ताल कर रही है और जल्द ही पुलिस को सफलता मिलेगी। और इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई थी और किशोरगंज में जो घटना घटी है, इन दोनों में भी कहीं ना कहीं समानता है। अपने सहयोगी विवेक के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, रांची। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची।